नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल सुरक्षा विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, तकनीकी विनियम विधेयक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में। डिजिटल सेफ्टी बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल, साइबर सिक्योरिटी बिल, टेक रेगुलेशन बिल। इसका सही जवाब है ऑनलाइन गेमिंग बिल, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक। हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 पारित किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर गेमिंग ढांचा तैयार हो सके। फ्रेंड्स, ये जो विधेयक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू आने की बहुत उम्मीद है। तो इसके बारे में मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उससे आप कहीं नोट्स में आप जहाँ भी नोट बनाते हैं वहाँ नोट कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको इसके विषय में और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिले तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 अर्थात प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। विधेयक खेलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कौन से? ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और मनी गेम्स। इसमें इस विधेयक के अनुसार जो ई स्पोर्ट्स है और जो सोशल गेम्स हैं, इसको बढ़ावा दिया जाता है, जबकि दाम पर पैसे वाले खेलों पर पूर्ण देश में पूरी तरह से सख्त पाबंदी है, अर्थात मनी गेम्स पे पाबंदी लगाई गई है। मतलब ई स्पोर्ट्स को इस विधेयक में किस विधेयक में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में प्रमोट किया गया है और मनी गेम्स को इसमें डिस्करेज किया गया है। इसमें अपराधियों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है तथा बार बार यही काम करने पर कठोर सजा भी दी जा सकती है। यह विधेयक विनियम समर्थन क्षेत्रीय नीति समन्वय के लिए वैधानिक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इस विधेयक में एक स्टेचुरी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी जो कि वो बनाई जाएगी, जो जो गेम्स हैं उसके रेगुलेशन, सपोर्ट और सेक्टोरल पॉलिसी बनाएगा। यह कानून ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, आत्महत्या, धोखाधड़ी, धन शोधन और आतंकवाद से वित्त पोषण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं सर्विसेज, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के लड़कों और लड़कियों ने अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अर्थात राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में समग्र टीम में खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इसमें दूसरे नंबर पर सर्विसेज का स्थान है लड़कों और लड़कियों दोनों में, तथा तीसरे नंबर पर लड़कों में उत्तर प्रदेश का स्थान है और लड़कियों में महाराष्ट्र का स्थान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संसद ने हाल ही में किस राज्य में एक नए आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में संसद ने आईआईएम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके तहत गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना की जाएगी। इसमें इस स्थापना के लिए 5 वर्षों में 555 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसके साथ देश भर में कार्यरत आईआईएम की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिलते हैं कि हाल ही में सरकार ने आईएएम अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया है, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 5 वर्षों में 555 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसकी स्थापना के बाद आईआईएम कुल देश में कुल आईआईएम की संख्या 22 हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से देश
बनियास तेल पाइपलाइन को पुनः सक्रिय करने पर चर्चा कर रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं इराक और ईरान, इराक और सीरिया, सीरिया और लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। इसका सही जवाब है इराक और सीरिया। इराक और सीरिया बनियास पाइपलाइन को पुनः सक्रिय करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो दशकों से निष्क्रिय है। यह एक संयुक्त समिति पाइपलाइन की स्थिति पर का आकलन करेगा, जो निर्धारित करेगी कि क्या इस सीरिया क्षेत्र से माध्यम से इराकी तेल परिवहन के लिए पुनर्स्थापित किया जा सकता है कि नहीं। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे यही याद रखना है कि बनियास तेल पाइपलाइन जो है ये इसकी जो है पॉसिबिलिटी जांची जा रही है किस किस दो देशों के बीच, इराक और सीरिया के बीच। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 5 का परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? आपके ऑप्शंस हैं IRBM, क्रूज, SRBM, SLBM। इसका सही जवाब है IRBM। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का परीक्षण किया। IRBM क्यों? इसका मतलब है इंटीमेट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किया गया? ओडिशा से, चांदीपुर से। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह एक 3 चरणीय ठोस ईंधन वाली कैनिस्टर प्रणाली की मिसाइल है, जो सामरिक निर्माण के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई है। सामरिक बल कमान अर्थात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत 2025 के परीक्षण के ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। ये जो अग्निपात मिसाइल है, ये पहले प्रयोग न करने की नीति पर काम करती है तथा भारत की विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निर्माण क्षमता की रीढ़ की हड्डी है। इसमें अधिक सटीकता, गतिशीलता के लिए MRAF प्रौद्योगिकी, उन्नत नेविगेशन प्रणाली और मिश्रित सामग्री का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या-क्या बातें जाननी है? पहला कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया। कहाँ से किया? चांदीपुर से किया। चांदीपुर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। अग्नि 5 मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम IRBM भी कहते हैं। यह 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और यह एक सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है। साथ में इसमें MIRV प्रौद्योगिकी शामिल है। MRARV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट रीएंट्री व्हीकल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 में 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संबंधित राजनीतिक अखंडता विधेयक पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नितिन गडकरी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2025 में 130वां संविधान संशोधन विधेयक और उससे संबंधित राजनीतिक अखंडता विधेयक पेश किया है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत न्यूज़ में है। इसमें क्या है कि कोई भी नेता जिसमें CM और PM भी शामिल हैं, अगर उनको जेल हुई है और 30 दिनों के भीतर अगर उनकी बेल नहीं होती है, तो उनको अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। यह विधेयक गिरफ्तार नेताओं को जेल से रहते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में कार्य करने से रोकते हैं। अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक शासन में नैतिकता और अखंडता को बहाल करना है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बहुत अच्छा विधेयक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। S&P ग्लोबल ने 18 साल बाद भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB कब अपडेट किया है? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 2007, जुलाई 2024, अगस्त 2025, मार्च 2024। इसका सही जवाब है जनवरी 2007। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि S&P ग्लोबल जो है वह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हाल ही में इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 18 साल बाद भारत की दीर्घकालिक रेटिंग, जिसे हम लॉन्ग टर्म रेटिंग भी कहते हैं, उसको BBB किया है।
किससे किया है? ट्रिपल बी माइनस से। मतलब ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी करना एक पॉजिटिव संकेत बनाता है। शॉर्ट टर्म रेटिंग में भारत के दृष्टिकोण को A3 से बढ़ाकर A2 पे कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ये लास्ट टाइम जब अपग्रेड किया गया था भारत की रेटिंग, तो ट्रिपल बी माइनस की गई थी। वो कब की गई थी? 2007 में। अब 2025 में क्या है? ट्रिपल बी है, लॉन्ग टर्म रेटिंग। इसके कारण इसके कारणों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजकोषीय समेकन में सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और समावेशी विकास शामिल है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स दुनिया की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो क्रेडिट जोखिमों पर स्वतंत्र राय प्रदान करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये ग्लोबल रेटिंग जो रेटिंग देती हैं, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, या कोई भी और सेक्टर हो, उसके लिए जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बाहरी जो उद्योगपति करते हैं, वो इन रेटिंग एजेंसीज होती है, इनकी रेटिंग देख के भी करते हैं। इनकी रेटिंग बहुत मायने होती है। अगर किसी देश के लिए इन रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो जो उद्योगपति होते हैं वहाँ ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने उद्योग जो निवेश किया है, उसका फल जो है ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से देश दो कौन से दो देश बनियान तेल पाइपलाइन को पुनः सक्रिय करने पर चर्चा कर रहे हैं? ये शायद फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस शहर में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार का शुभारंभ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ। इसका सही जवाब है मेलबर्न। फिल्म निर्माताओं को जोड़ने के लिए मेलबर्न में डिजिटल B2B मार्केट प्लेस वेब बाजार का शुभारंभ किया गया है। यह सह-निर्माण, निवेश और वितरण पर 465 से अधिक बैठकों के लिए 50 से अधिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माताओं को एक साथ लाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में भारत का WPI आधारित इन्फ्लेशन रेट क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 0.39%, -0.58%, -0.13%, 1.55%। इसका सही जवाब है -0.58%। जुलाई 2025 में भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन थी, वो -0.58% अर्थात नेगेटिव में रही थी, जिस कारण से यह 2 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर थी। फ्रेंड्स, अब जो इस प्रश्न में मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। यह जो गिरावट आई है नेगेटिव में, यह खाद्य पदार्थ, ईंधन और मूल धातुओं की कीमतें कम होने के कारण यह गिरावट आई है। खाद्य सूचकांक फूड इंडेक्स जो है वह 2.15% तक गिर गया है, तथा ईंधन और बिजली, जिसे हम फ्यूल और पावर भी कहते हैं, यह 2.43% तक गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। CPI इन्फ्लेशन जो है वो भी घटकर 1.55% हो चुका है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। RBI ने 2025-26 के लिए CPI 3.1% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक यह 4% तक जा सकता है। यह थोक स्तर पर वस्तुओं को एक टोकरी के मूल्य परिवर्तनों पर नजर रखता है। सूचकांक को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं, जिसका दर हम लगा सकते हैं, मतलब जिसका वेटेज होता है 22.6%। फिर ईंधन और बिजली, जिसका दर होता है 13.2%। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसका परसेंटेज होता है 64.2%। मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, वह समय के साथ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है, जो जीवन यापन की लागत का दर को दर्शाता है। मतलब यह कंज्यूमर के बेसिक लेवल पे जाके महंगाई को नापता है।
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो होता है, मतलब थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, इसके बीच जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है मुख्य अंतर लेन देन के चरण में, जिसे वह नापते हैं, जिसमें वस्तुएं और वे शामिल हैं। मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये होलसेल लेवल पे जो है प्राइस को मापता है, और जो सीपीआई होता है वह रिटेल लेवल पे प्राइस को मापता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहली बार किस रेलवे जोन में 5 प्रमुख विभागों का नेतृत्व महिला अधिकारियों के हाथ में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। इसका सही जवाब है दक्षिण मध्य रेलवे। सिकंदरा मुख्यालय वाले दक्षिण मध्य रेलवे अर्थात साउथ सेंट्रल रेलवे ने 5 प्रमुख विभागों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपकर एक उपलब्धि हासिल की है। मतलब इस साउथ सेंट्रल रेलवे के 5 प्रमुख विभाग जो हैं महिलाएं संभाल रही हैं, जिनका नाम है श्री पद्मजा जो कि ऑपरेशन संभाल रही हैं, इति पांडे जो कि कमर्शियल संभाल रही हैं, अरुमा सिंह ठाकुर जो कि सिक्योरिटी संभाल रही हैं, निर्मला नरसिम्हन जो कि मेडिकल संभाल रही हैं अर्थात चिकित्सा संभाल रही हैं, और हेमा सुनीता जो कि फाइनेंस संभाल रही हैं। फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है ये नाम याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 11.272 बिलियन डॉलर, 10.1 बिलियन डॉलर, 27.35 अमेरिकी बिलियन डॉलर और 3.51 अमेरिकी बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है 11.72 अमेरिकी बिलियन डॉलर। भारत का कुल व्यापार घाटा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में सऊदी अरब में पहली बार किस भारतीय क्षेत्र के खुबानी लॉन्च किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लेह, कारगिल, हरियाणा। इसका सही जवाब है कारगिल। हाल ही में एक जिला एक उत्पादन पहल के तहत भारत के कारगिल से ताजा खुबानी, जिसे हम एप्रिकोट भी कहते हैं, वह पहली बार सऊदी अरेबिया भेजे गए हैं। सऊदी अरब, कुवैत और कतर को भेजी गई यह प्रारंभिक खेप 1.5 टन की थी। यह एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का हिस्सा है, और यह कार्यक्रम भारत उत्सव समारोह के दौरान रियाद के लुलु हाइपर मार्केट में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीरिया के विदेश मंत्री ने शांति वार्ता के लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल से कहाँ मुलाकात की है? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, ब्रसल्स, मिन्स्क, कोपेनहेगन। इसका सही जवाब है पेरिस। सीरिया के राष्ट्रपति असद असन अल शिबानी ने अमेरिकी मध्यस्थता के तहत पेरिस में इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। वह अतः युद्ध विराम निगरानी, सैन्य वापसी समझौते और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूआईडीएआई ने भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस वैश्विक उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदाता को शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं वनवेब, ह्यूग्सनेट, वीज़ानेट, स्टारलिंक। इसका सही जवाब है स्टारलिंक। 20 अगस्त 2025 को यूआईडीआई ने भारत में ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए स्टारलिंक को शामिल किया है। इसमें स्टारलिंक को उप प्रमाणीकरण अर्थात सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी और सब ई केवाईसी यूजर के रूप में नामित किया गया है। फ्रेंड्स आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 पारित किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर गेमिंग ढांचा तैयार हो गया है। हरियाणा के लड़कों और लड़कियों ने अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में समग्र टीम खिताब जीता है। संसद ने आईआईएम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिससे आईआईएम गुवाहाटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाएगा। यह भारत का आईएम 22वां आईएम होगा, जिसके लिए 555 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एस&पी ग्लोबल ने 18 साल बाद भारत की दीर्घकालिक रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है।
तथा जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है उसे A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया है। इराक और सीरिया बनियास पाइपलाइन को पुनः सक्रिय करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो 2 दशकों से निष्क्रिय है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। जुलाई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति -0.58% रही, जो 2 साल के निचले स्तर पर थी। फिल्म निर्माताओं को जोड़ने के लिए मेलबर्न में डिजिटल B2B मार्केटप्लेस वेब बाजार का शुभारंभ किया गया है। सिकंदराबाद मुख्यालय वाले दक्षिण मध्य रेलवे ने 5 प्रमुख विभागों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपकर एक उपलब्धि हासिल की है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि दक्षिण मध्य रेलवे अर्थात साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। भारत का व्यापार घाटा जुलाई 2025 में बढ़कर 11.72 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले साल 10.10 अरब अमेरिकी डॉलर था। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत भारत के करगिल से ताजा खुमानी पहली बार सऊदी अरब पहुंचे। खुमानी मतलब एप्रिकोट। 20 अगस्त 2025 को UIDAI ने भारत में ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए स्टारलिंक को शामिल किया है। श्री अमित शाह 2025 में 130वें संविधान संशोधन विधेयक और उससे संबंधित राजनीतिक अंतरा विधेयक पेश करी है। सीरिया के राष्ट्रपति श्री असद हसन अल शिबानी ने अमेरिकी मध्यस्थता के तहत पेरिस में इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रश्नावली का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।